Good morning, students. Today we are taking another important topic of rotational motion, that is moment of inertia, which is also termed as rotational inertia. Before understanding this term, let me recall what is the meaning of the term inertia. Inertia, that is, inertia is a measure, mass is a measure of inertia. सिंपली नॉर्मल लीनियर मोशन में अगर हम कहते हैं जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. यानी एक्चुअली इनर्शिया हम कैसे कह सकते हैं, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, यानी कोई भी बॉडी अपने आप चेंज स्टेट नहीं कर सकती है. तो जब हम इसको इनर्शिया टर्म को अगर हम रोटेशनल मोशन में डिस्कस करते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं रोटेशनल इनर्शिया. एक्चुअली यहाँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दिस इज अ क्वांटिटी दैट मेजर इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन. इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन लीनियर मोशन. मास मेजर करता है लीनियर इनर्शिया, नॉर्मल इनर्शिया लीनियर मोशन में, तो ऐसा ही काम रोटेशनल मोशन में कौन सा टर्म करता है, रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें समझने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या टर्म देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. देखिए, काइनेटिक एनर्जी टर्म से आप फैमिलियर हैं. लीनियर मोशन में इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv². अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी टर्म को हमें रोटेशनल मोशन के अंडर स्टडी करना है. तो बेसिकली अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस. अब देखिए, मान लो हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, मे बी रेगुलर शेप्ड, इरेगुलर शेप्ड. अगर ये बॉडी अपने किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है. जैसे हमने डोर का एग्जांपल लिया था जब हम टॉक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस डोर का जो हिंज था, जो फिक्स्ड पॉइंट था, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था. तो अगर हम ऐसे ही कोई भी बॉडी लेते हैं तो जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है वो क्या हो गई, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप इस पेन को देखिए, अगर इस पेन को मैं रोटेट कर रही हूँ तो एनी एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. या किसी भी बॉडी को जब हम रोटेट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. Let we are taking that a rigid body, this is rotating in, you can say rotating in xy plane about z axis. मान लो हम ये लेंगे z axis है और ये this is your xy plane. लाइक एक बॉडी है जो xy प्लेन में रोटेट कर रहा है. जैसे अगर मैं ये लूँ, ये xy प्लेन में रोटेट कर रहा है अबाउट z एक्सिस. लेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट विच इट इज, विद विच इट इज मूविंग, दिस इज ओमेगा. So now we are imagining that let this body, irregular body or regular body we are taking, let it consisting of large number of masses, maybe m1, m2, m3, m4, m5 and so on, mn. And let the perpendicular distance of these masses from the axis of rotation be r1, r2 up to rm. यानी m1 का डिस्टेंस r1, m2 का r2, rm, mn का rm. तो हम इमेजिन करते हैं कि ये बॉडी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है. एंड एज द बॉडी इज रोटेटिंग, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए भी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स विल बी सेम. तो अब हम देखें, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा. अब हर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग है. मे बी कोई पार्टिकल यहाँ हो, मान लो m2 पार्टिकल मैंने यहाँ ले दिया, तो ये डिस्टेंस तो इससे डिफरेंट हो गया ना. यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरिंग. तो हम क्या कहेंगे कि हर पार्टिकल का इंडिविजुअल लीनियर डिस्टेंस हर पार्टिकल का डिफरेंट है, जिसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल विल बी डिफरेंट. So corresponding to different particles, different linear velocities are there. Let their magnitudes are v1 equal to r1 omega,
V2 इक्वल टू R2 ओमेगा, Vn इक्वल टू Rn ओमेगा। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो फॉर्मूला हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लेट इट बी, वी आर टेकिंग, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो होगी हाफ m1v1 स्क्वायर। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ v1। अब हम देखिए v1 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो r1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज दिस वन। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट सफिक्स सेकेंड पार्टिकल का लेना है तो 1 की जगह 2 सफिक्स, थर्ड पार्टिकल का लेना है तो m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और nth पार्टिकल का होगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी हम चाहें तो हर पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। तो यहाँ पर इन सबको हम ऐड कर दें, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले सकते हैं और हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ अंदर आ जाएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टर्म को समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा mi r i स्क्वायर, जिसमें i की वैल्यू 1 to n हम वेरी करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए i की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, समेशन है तो प्लस, i की वैल्यू 2 m2 r2 स्क्वायर, तो nth तक लेंगे। तो अगर इन्हीं तरह से सभी टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो इस पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर जाते हैं इस पॉइंट से। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इट इज़ गिवन बाय हाफ दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारी जो टर्म है ये हमारा बेसिकली रोटेशनल इनर्शिया को रेफर कर रहा है, यानी जो लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल ये क्वांटिटी प्ले करेगी रोटेशनल मोशन में। तो इसको मैं लूँगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो आई टर्म है दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। सो दिस काइनेटिक एनर्जी, देखिए अब जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑब्टेन हुई वो आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई को हमने लिया समेशन i1 to n mi ri स्क्वायर। तो अब अगर इसे कंपेयर करें लीनियर मोशन से, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर m मास की जगह एक टर्म है i जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हियर लीनियर वेलोसिटी v और इसकी जगह हम यहाँ पर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। Now from here how can we define moment of inertia? Moment of inertia of a body about a given axis is the sum of product of masses of all the particles. Sum of product of masses of all the particles of the body and square of their respective perpendicular distances. Their perpendicular distances from axis of rotation. यानी इस टर्म को जब हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, देखिए आपको लर्न कैसे करना है, इसको रटना नहीं है, यहीं से आप इसको समझ सकते हैं। सम, पहले ये समेशन है तो सम,
फिर उसके बाद ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, किस टर्म का प्रोडक्ट है, मास का, किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस के साथ। ये आपका शॉर्टकट रहेगा जिससे आपको ये टर्म इजीली याद हो जाएगी। देखिए, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज टेकन एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of all the particles of the body and square of their perpendicular distances from axis of rotation. So this is the basic concept of moment of inertia. Now, as we know that kinetic energy of rotation is given by half I omega square. So within this expression, if I will substitute that, I will take that angular velocity of rotation is unit. So in that case, kinetic energy is half of moment of inertia. So moment of inertia of the body will be taken as twice of kinetic energy of rotation. So यहाँ से भी हम moment of inertia को energy, kinetic energy की terms में define कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? Moment of inertia of a body about a given axis, it is twice of kinetic energy of rotation of the body, twice of kinetic energy of rotation of the body. लेकिन इसके लिए condition क्या रहेगी? Then when it is rotating with unit angular velocity about a given axis. So moment of inertia of a body about a given axis is twice the kinetic energy of rotation when the body is rotating with unit angular velocity. So by these two methods, these two formulas, we can define, this is the exact particular point how to define, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये अनदर फॉर्म है जिसकी टर्म्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, so don't get confused, you have to derive it from the expression of kinetic energy of rotation. अब देखिए, what will be the SI unit of moment of inertia? SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रोडक्ट किस चीज़ का है? m इंटू आर स्क्वेयर। जनरल फॉर्म में हम इसे क्या ले रहे हैं? m इंटू आर स्क्वेयर। तो मास m, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। डिस्टेंस स्क्वेयर यानी डिस्टेंस स्क्वेयर यानी मीटर स्क्वेयर, यानी SI यूनिट हो जाएगा इसका किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। और CGS सिस्टम में कहें तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आता है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कुछ अलग नहीं है, अगर आप देखेंगे इट इज़ ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो बेसिकली दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हमने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। इसका मतलब जनरल फॉर्म में देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। अब अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है, मान लो मैं ये कहती हूँ कि उसमें n पार्टिकल्स हैं, सबका मास अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, अलग अलग मासेस है। या हम ये कहें कि इस बॉडी को हम ऐसे एज्यूम करें कि इसमें बॉडीज इस तरीके से हम पार्टिकल्स लें, मान लो सबका मास हम इक्वल लें, अलग अलग पार्टिकल्स जिनका मासेस इक्वल है और वो अलग अलग डिस्टेंसेस पर है। यानी एक्चुअली हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड कर रहा है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, हो सकता है हम मास का ये पार्टिकल ले रहे हैं इस बॉडी का जिसका मास m हो, यहाँ ले रहे हैं, यानी किस तरीके से हम इस बॉडी को मास को डिवाइड कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसकी अबाउट लेंगे? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैंने अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ली है तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस इससे अलग अलग है, लेकिन मान लो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लूँ तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ और होगा, इस पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने मासेस को कैसे डिवाइड किया, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी बात करेंगे। सो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पॉइंट जो इसी पॉइंट पे मैंने कवर किया, दैट इज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि भाई हम
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसके अंदर से लें, सेंटर से लें, बिल्कुल एज पर लें इसके, या किस पॉइंट पर लें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लें, हम किस अबाउट ले रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेट कर दें, ज़रूरी तो नहीं है स्ट्रेट हो, ऐसे भी तो हो सकती है, हम इसको टिल्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो बॉडी टिल्टेड फॉर्म में रोटेट करेगा। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हो सकता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। डिपेंडिंग अपॉन रेगुलर साइज, रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी और इरेगुलर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। So these are the few points which I have discussed, that moment of inertia depends upon distribution of mass about axis of rotation, position of axis of rotation, orientation of axis of rotation and shape and size of the body. तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है और देन ऑल द पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट, हम पार्टिकल्स को डिस्क्रीट लेते हैं, यानी हम वन पार्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेकेंड पार्टिकल। लेकिन हम ये कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को देखें कि ये कॉन्टीन्यूसटी की बात है, समेशन जब भी हम लेते हैं तो कॉन्टीन्यूस नेचर की बात करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इफ़ द बॉडी हैज़ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ हम इंटीग्रेशन से हम इस समेशन को रिप्लेस करते हैं। ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट है, हालांकि मैंने सेंटर ऑफ मास में भी इस पॉइंट को बताया था, फर्दर रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करते हैं तब हम इस समेशन साइन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से। और इसी रिलेशन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r²dm, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की हम इंटीग्रेट वेरी करेंगे और समेशन यहाँ पर रखेंगे, किसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये रिजल्ट कब है, जब हमारे पास है कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, continuous mass distribution. In that case, we can use this formula for doing the numericals, where this dm is the mass of small element of the body. यानी dm हम इस बॉडी का कोई भी एक स्मॉल पार्टिकल ले सकते हैं जिसका मास हम dm हो और जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई डिस्टेंस हमारा dr ले लो, r ले लो, कुछ भी हो सकता है। यानी m को हम वेरिएबल फैक्टर लेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। So in sum up, when we are taking the concept of moment of inertia play the same role as inertia play in linear motion, and its formula is summation mi square. अब इस टर्म से रिलेट करते हुए हम अनदर टर्म लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं k से। सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह से एक डिस्टेंस को ही रेफर कर रहा है। अब रोटेशनल मोशन में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी रेगुलर या इरेगुलर शेप बॉडी है जो किसके अबाउट, किसी अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी, तो उस केस में मान लो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर इसका कहीं कोई सेंट्रल पॉइंट होता, हम सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर आ रहे हैं एक्चुअली, इस बॉडी का कहीं जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या हम एज्यूम करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। दोबारा सुनिए, रेडियस ऑफ गायरेशन को करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास देते हैं। तो मान लो अगर हम इस बॉडी पे कहीं उस पॉइंट को P पोजीशन पर लेते हैं जिसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस k है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस है क्या, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेन पॉइंट लिख रही हूँ, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कहाँ से है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब वो पॉइंट कौन सा है, पहले क्या चीज़ है, डिस्टेंस, किसके विद रिस्पेक्ट में लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वेयर इफ होल मास
of a body is supposed to be concentrated. So, where the whole mass of a body was supposed to be concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. यानी कि इस बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं और उन सब पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल हैव द सेम इम्पैक्ट एज विद दैट इफ वी आर टेकिंग अ पॉइंट पी। यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि उस पॉइंट पे उस पूरी बॉडी का मास हम एज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हो और ये वही इम्पैक्ट देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो कि अलग अलग मासेस के अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आता है। I think this definition is clear to you. I am just reading it once again. Radius of gyration of a body about a given axis is a perpendicular distance of a point P from axis of rotation where if whole mass of a body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. अब देखिए इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, लेट द पार्टिकल्स हैविंग identical masses, let each particle having mass m and let these particles are situated at different positions. कहीं भी situate हो सकते हैं तो उनका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो हम इन डिस्टेंसेस को नाम देते हैं r1, r2, r3 up to rn. So let a rigid body consist of n particle each of mass m and let r1, r2 up to rn be the perpendicular distances of these particles from axis of rotation. तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द डेफिनेशन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ये डेफिनेशन है। अब यहाँ हम क्या चेंज करें, क्योंकि सभी पार्टिकल्स का मास आइडेंटिकल है तो हम सभी को यहाँ पर m से रिप्लेस कर देते हैं, या आप डायरेक्टली भी ये स्टेप ले सकते थे। So if we take m common, so it will be like this. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि बॉडी कंसिस्ट हो रही है कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, तो हम क्या करते हैं इसमें स्मॉल n यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया। अब इसमें m इंटू m, दिस स्मॉल m इंटू n को हम ले लेते हैं कैपिटल M, दैट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया I इक्वल टू m, दिस इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन m, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब देखिए अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि देखिए फिगर पे आइए कि P पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से K है, तो अगर हम P पॉइंट पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करें तो वो हम कैसे बताएंगे, दिस विल बी m, यानी P पॉइंट पे कैपिटल M मास होगा, पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी विल बी m इंटू के स्क्वायर एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एज्यूम किया है कि P पॉइंट पे पूरी सिस्टम पूरी बॉडी का मास है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है। अब क्योंकि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m k स्क्वायर विल बी इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन m। तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज टेकन एज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन m, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। तो एग्जैक्टली हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन ये आ गया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। अब इस टर्म में इस डेफिनेशन को हमें इसको मैथमेटिकल को हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स को समझना है। स्क्वायर रूट वर्ड है, स्क्वायर रूट, सेकेंड है यहाँ पर मीन वर्ड है यहाँ पर,
और तीसरा क्या है, मीन यानी सम की बात कर रहे हैं, किसका है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट, फर्स्ट हो गया रूट मीन, ये मीन क्योंकि हम इन सबको सम करके डिवाइड बाय एन कर रहे हैं, तो रूट मीन, किसका मीन, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस of constituent particle of the body about axis of rotation। दोबारा देखिए, radius of gyration is taken as root mean यानी sum and divide by n, root mean square of perpendicular distances of all constituent particles of the body about given axis of rotation। Now the factors on which this radius of gyration depend, it will depend on the same factor on which you can say moment of inertia depend, that is shape and size of the body, position and configuration, position and orientation, not configuration, position and orientation of axis of rotation, and distribution of mass of the body about axis of rotation। यानी वही points हैं, कौन कौन से, distribution of mass, another हो गया position and orientation of axis of rotation, and shape and size of the body, right? So that's all about this radius of gyration. This is nothing other concept, this is simply moment of inertia। So in today's video we have introduced a basic concept of moment of inertia, then we have given expression for kinetic energy of rotation, then another term, radius of gyration। I hope this concept is clear to you. So now just give it a written practice and learn the definitions which I have explained here. So thank you. Have a nice day.